हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हाउ आर यू। क्या जवाब आया? अच्छे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बेटा हमने आपका 12th का मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स का ये चैप्टर पूरा किया, ठीक है ना। और आज हम बेटा शुरुआत करेंगे कैलकुलस, ठीक है ना, यानी उसकी शुरुआत होगी फंक्शन से। देखो बेटा, जो कैलकुलस है ये 12th बोर्ड और JEE बेटे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी अगर देखा जाए तो बेटा JEE में कुल सिलेबस का 30% वेटेज अकेले कैलकुलस का है, ठीक है ना। ओके, और देखो बेटा कैलकुलस का जो पहला चैप्टर है ये फंक्शन है। हम आपसे कहें बेटा फंक्शंस, दूसरी है लिमिट्स, बेटा थर्ड है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और चौथा चैप्टर आएगा MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा पांचवा आएगा AOD, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर बेटा आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर बेटा आएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद बेटा एरिया, उसके बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी काफ़ी लंबी जर्नी है, ठीक है ना, काफ़ी लंबी जर्नी है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात, इसका जो पहला चैप्टर फंक्शन है उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो पूरा बेटे इसी पे डिपेंड है। यानी लिमिट्स हम फंक्शन का ही निकालेंगे। आई बात समझ में? यानी अगर फंक्शन का नॉलेज होगा तो आगे हम उसकी लिमिट्स की बात करेंगे। हम बेटा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हम किसी फंक्शन की चेक करेंगे। MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी हम डिफरेंशिएट किसी फंक्शन को ही करेंगे। AOD, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, वो भी डेरिवेटिव किसका? फंक्शंस का ही। देन बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या डेफिनेट, हम इंटीग्रेट किसको करेंगे? फंक्शन की ही। और एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ भी पूरा एप्लीकेशन बेटा फंक्शंस का ही है, ठीक है। यानी कुल मिला के ये पूरा का पूरा बेटे चैप्टर ये एक साथ चलेगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे आपने 11th में आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने कहा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपने कहा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने कहा सीक्वेंस सीरीज, इनका आपस में कोई ऐसा लिंक, बहुत ज़्यादा लिंक नहीं था। लेकिन बेटे यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर चैप्टर का आपस में लिंक होता चला जाएगा। यानी सबसे पहले हमें बेटा पढ़ना होगा फंक्शंस, और फंक्शंस में आपके हर तरह के फंक्शन आ जाएंगे। इसी में एक चैप्टर NCERT में अलग से है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बेटा इसी में आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो पहली बात बेटा हम शुरुआत करें बेटे फंक्शंस की, ठीक है ना। हम शुरुआत करें फंक्शंस की। और देखो बेटे, अगर किसी को कैलकुलस पढ़ना है या मान लो आधे कोर्स के बाद मूड चेंज हुआ, नहीं पढ़ना है, तो बेटे अगर पढ़ने का थोड़ा भी इरादा है तो आपको फंक्शंस के सारे चैप्टर, सारे लेक्चर्स आपको बेटा बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे, ठीक है ना। अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आगे का काम बेटा बहुत आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर आपने ये चैप्टर फंक्शंस को थोड़ा ईमानदारी के साथ बेटा पढ़ लोगे तो आगे का काम काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो बेटा चलो हम शुरुआत करते हैं बेटे फंक्शंस की, ठीक है ना। देखिए आपसे कहा जाए बेटे फंक्शंस, ठीक है ना। चलो बेटा इसके पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूँगा कि आपने पढ़ा था दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
बेटा 2 सेट्स, ठीक है ना, 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं ज़्यादा डिटेल में न जाके बेटा हम उसकी डायरेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि आपको बेटा हमने इसी साल आपने पढ़ा था रिलेशन का चैप्टर। खैर, तो आपने कहा था बेटा कि ए क्रॉस बी, यानी अगर ए और बी 2 सेट्स हों तो ए क्रॉस बी का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर जहां ए एलिमेंट ए का होता है और बेटा बी एलिमेंट सेट बी का होता है, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द टाइप ए बी जहां ए एलिमेंट ए का होगा और बी एलिमेंट बी का होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। फिर बेटे आपने कहा था कि अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m हों और बेटा बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हों, इसका मतलब आपने कहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बेटे बोलो mn। मेरे ख्याल से बेटा इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, बेटा ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं mn, ठीक है ना। और अब बेटा यहीं से आपने शुरुआत क्या की, रिलेशन की थी, और आपने ऐसा कुछ कहा था कि जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी का मतलब होता है ए इज बोलो रिलेटेड टू बी, ठीक है ना, बी बाय सम रिलेशन, बाय सम बेटे कहा जाए रिलेशन, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी का मतलब ए इज रिलेटेड टू बी बाय सम रिलेशन, ठीक है ना। और यहीं से आपने बेटा शुरुआत की थी रिलेशन की। देखो हम बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरुआत क्यों की, क्योंकि फंक्शन की जो जड़ है वो बेटे कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही शुरू हो रही, ठीक है ना। चलिए अब आपसे कहा जाए कि बेटा रिलेशन, आपने क्या कहा था, अगर आपको याद हो हम आपसे कहें बेटा रिलेशन, ठीक है ना। आपने क्या कहा था कि लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए एंड बी आर बेटे कहा जाए 2 सेट्स, ठीक है ना। तो फिर क्या कहा था आपने कि एवरी सबसेट ऑफ एवरी बेटा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी का हर सबसेट ए से बी में बेटे क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है ना। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए क्रॉस बी का हर, क्योंकि बेटा देखो ए क्रॉस बी में क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और ऑर्डर्ड पेयर ए बी का मतलब तो आपने कह ही दिया ना कि ए इज रिलेटेड टू बी बाय सम रिलेशन, ठीक है बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा कि बेटा ए क्रॉस बी का एवरी सबसेट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और अब बेटे जो फंक्शन होता है वह भी ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है, यानी ए से बी, सेट ए से सेट बी में अगर हम किसी फंक्शन की बात करें तो इसका मतलब हम एक रिलेशन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वह रिलेशन कोई खास रिलेशन होगा, यानी किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए बेटा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब जैसे आपसे कहा जाए कि लेट बेटा ए इज इक्वल टू, हम बेटा वही एग्जांपल ले रहे हैं जो आपको पिछले क्लास में हमने लिया था, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू कहा जाए बेटा 4 5। एक बात आओ यहाँ आप देखो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज इक्वल टू m और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू n, बेटे इसका मतलब आपने कहा था नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम बोलो ए टू बी कितना बेटा 2 की पावर mn,
समझ गए। अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हों, सेट बी में अगर n एलिमेंट्स हों, तो a से b में नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे बेटा 2 रेज टू द पावर mn। समझ गए। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b आपने कहा था बेटा दैट इज 2 रेज टू द पावर mn। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दो बेटे, यानी अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 हैं, तो बेटे इसका मतलब आपसे कहा जाए बेटे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 64। बोल बेटे ए टू बी हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 64। अब इन्हीं 2 रेज टू द पावर बेटा 64 में से 2 रेज द पावर 64 में से बेटा सॉरी ये जाएगा बेटा 2 रेज द पावर दैट इज 6। ध्यान दो आप 2 की पावर mn यानी बेटे कहा जाए 2 द पावर 6 दैट इज बेटे 64। यानी अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो गए कितना 2 की पावर mn यानी m3 है n2 है 2 की पावर 6 दैट इज 64। अब कैसे बेटा वो कैसे कहा जाए, ध्यान दो आप। देखिए अब मान लो बेटा हमने उनमें कहा एक रिलेशन है R1 यानी R1 इक्वल टू मान लो आपने कहा ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान दो बेटा हम कहें 1 4 3 5 2 4 ऑर्डर्ड पेयर 1 4 ऑर्डर्ड पेयर 3 5 देन ऑर्डर्ड पेयर 2 4। ठीक है बेटे। और ऐसे आपने कहा बेटा बहुत सारे रिलेशंस होंगे, यानी एक बेटा इसमें 5 भी होगा जिसको आप कहते हो एम्प्टी रिलेशन, एक बेटा पूरा का पूरा A क्रॉस B होगा जिसको कहते हो आप यूनिवर्सल रिलेशन। वो क्या होगा, वो होगा ऑर्डर्ड पेयर 1 4, ठीक है ना, देन ऑर्डर्ड पेयर 2 4, देन ऑर्डर्ड पेयर 3 4, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर बेटा 1 5, देन ऑर्डर्ड पेयर 2 5 और देन ऑर्डर्ड पेयर 3 5। ठीक है ना, ये होंगे। ठीक है ना। अब बेटा ये जो ए से बी में हम 64 रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो बेटा उन्हीं में से कुछ रिलेशंस क्या होंगे, फंक्शन होंगे। ठीक है बेटा, कुछ रिलेशंस क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। यानी अगर R1 ए से बी में एक रिलेशन है, ठीक है ना, अब R1 ए से बी में फंक्शन क्यों होगा तो कैसे होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम R1 पे इम्पोज करें और हम कह दें कि R1 हमारा ए से बी में क्या है, फंक्शन है। तो पहली बात बेटा सेट ए से सेट बी में फंक्शन का मतलब एक रिलेशन, और वह रिलेशन बोल दूं जो सेट ए के एवरी एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट करे। चलो मेरे साथ रिपीट करो। फंक्शन मीन्स अ रिलेशन विच रिलेट्स, बोलो, विच रिलेट्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बेटा, ओके। A relation from A to B is said to be a function from A to B if F relates every element of A with the unique element of B। ठीक है, तो बेटा जो रिलेशन इस रूल को फॉलो करेगा उस रिलेशन को हम क्या कह देंगे, फंक्शन कह देंगे। तो चलो अब हम इसी बात को बेटे आपको मैं लिखवा देता हूँ, राइट डाउन। अब बेटा फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, राइट डाउन बेटे। कहा जाए फंक्शंस लेट ए एंड बी आर, बेटे यहाँ पे आप फंक्शन, ठीक है ना, आर टू सेट्स
2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हैं, ठीक है ना। और रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी is said to be a function from A to B, ठीक है बेटा, फंक्शन फ्रॉम A to B, ठीक है ना। if f relates बेटे every element of A with unique element of B, with बेटा unique element of B, ठीक है ना। every element of A with unique element of B, it is denoted as beta f is function from A to B। यानी इसको बेटे हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे f is a function from A to B। यानी नोटेशन है, ये सिंबल है कि अगर हमें लिखना होगा f is a function from A to B तो आप लिखोगे ऐसा f such that A to B। क्या इसे पढ़ोगे आप, f is a function from A to B। देखो बेटा, आपने कहा A and B are 2 sets, a relation f from A to B is said to be a function from A to B if f relates every element। देखो बेटा, सेट A के लिए आपने every वर्ड यूज किया है, every element of A with unique element of B, यानी सेट B के लिए आपने unique वर्ड यूज किया है। and it is beta denoted as f is a function from A to B, ठीक है ना। हम इसे पढ़ेंगे f is a function from A to B, ठीक है बेटा। इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा कि f is a function from A to B, ठीक है ना। ओके, चलो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम बेटे वही एग्जाम्पल यानी पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे कहा जाए लेट a इज इक्वल टू, राइट डाउन a इज इक्वल टू, लिखो बेटा दैट इज 1 2 3, ठीक है ना। एंड b इज इक्वल टू, ये है बेटे 4 और 5, ठीक है ना। अब आपको पता बेटा a में 3 एलिमेंट्स हैं, b में 2 हैं, तो a से b में नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 की पावर 6 यानी 64। और इन्हीं 64 में से कुछ रिलेशंस की हम बात करें, मान लो बेटा कहा जाए R1, और R1 को हमने कहा दैट इज 1 4 3 5 2 4, यानी आपसे कहा जाए 1 4, उसके बाद बेटा 2 5, और आपसे कहें हम 3 4, यानी ऑर्डर्ड पेयर 1 4 का मतलब 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 का मतलब 2 5 से रिलेटेड है, और 3 4 का मतलब 3 4 से रिलेटेड है। यानी बेटा ये सेट A हो गया और ये सेट B हो गया, यहाँ हो गया 1 2 3 और यहाँ हो गया ये बेटा 4 5। ऑर्डर्ड पेयर 1 4 का मतलब 1 4 से रिलेटेड है, 2 बेटा 5 से रिलेटेड है, और 3 4 से रिलेटेड है। देखिए इस रिलेशन में देखो सेट A का एवरी एलिमेंट, यानी सेट A में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, यानी बेटा A का 1 2 3 तीनों B में कहीं न कहीं रिलेटेड हैं, और सेट A का एक एलिमेंट B के 2 एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए। 1 बेटा किससे है, 4 से है, 4 के अलावा 1 किसी और एलिमेंट से नहीं है, 2 किससे है, 5 से है, 5 के अलावा 2 किसी और से नहीं है, 3 बेटा 4 से है, और 4 के अलावा
3 किसी और एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। देख बेटा, ए के 2 एलिमेंट बी के सेम से हो सकते हैं, यानी आपसे कहा जाए कि ए का 2 एलिमेंट बी के बेटे सेम एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ए का 1 एलिमेंट बी के 2 से हो जाए, ऐसा बेटा नहीं हो सकता। ठीक है ना। यानी पहली बात, सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, यानी बेटा सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ दे बेटा, ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि यह रिलेशन ए से बी में बेटा एक फंक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब सेम सेट पे हमने एक बेटा दूसरा रिलेशन आपसे कहा R2। ठीक है ना। देखिए R2 हमने क्या कहा बेटे, R2 कहा गया दैट इज, मान लो आपसे कहे बेटा हम 1 4 और 2 5। ठीक है ना, 1 4 और 2 5। तो देखिए, क्या ये रिलेशन ए से बी में कोई फंक्शन है, यानी ये ए हो गया, ये बेटा बी हो गया, यहाँ क्या है 1 2 3 और यहाँ बेटा 4 और 5, 1 4 से है, 2 5 से है। तो आपने कहा सेट ए का ये एलिमेंट 3 क्या हुआ, छूट गया। तो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ, ठीक है बेटा, फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। आप समझ गए क्यों नहीं है, कि आपने डेफिनेशन में कहा था कि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। ठीक है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है। तो बेटे आपने कहा कि 3 हैज़ नो इमेज, यानी इस सेट का यह एलिमेंट 3 बेटे क्या है, ये छूट गया, यानी दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। अब दे बेटा, हम आपसे कहें अगला एग्जाम्पल, हम बात करें तीसरे एग्जाम्पल की। मान लो एक बेटा R3 हमने कहा, दिस इज सपोज 1 4, हम बेटे कहें 2 4 और 3 4। ठीक है ना, 1 4 2 4 एंड 3 4। अब देखिए, क्या यह रिलेशन बेटा फंक्शन है, दिस इज 1 2 3 और ये बेटा 4 5, यानी 1 4 2 4 3 4। तो दिस इज अ फंक्शन, ये बेटा फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी वन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है बेटा। तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। आई बात समझ में। अब आपसे कहे बेटा हम चौथा एग्जाम्पल, देखो बेटे आप इसको बेटे आप नोट करते चलें। ठीक है ना। आपसे कहा जाए दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अब देखो बेटे, हम आपसे कहें R4, यानी चौथा R4, यानी दिस इज, आपसे कहा जाए मान लो बेटी 1 4, देन हम आपसे कहें 1 5, उसके बाद 2 4 और 3 5। ठीक है ना। यानी देखो, ये हुआ बेटा सेट ए और ये सेट बी। यहाँ क्या है 1 2 3 है, यहाँ बेटा 4 5 है, 1 4 1 5 और 2 किसके साथ है, 4 के साथ और 3 5 के साथ। तो बेटा दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 1 हैज़ 2 इमेजेस, 1 4 से है, 1 5 से है। तो आप कहोगे दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये बेटा फंक्शन नहीं है। यानी बेटे अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आपने फंक्शन लिखा और आपने कहा कि फर्स्ट प्लेस पे अगर एलिमेंट बेटा रिपीट हो गया तो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी अगर किन्हीं भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट प्लेस में अगर बेटा एलिमेंट रिपीट हो गया तो वह रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। यानी यहाँ इसका मतलब क्या होगा,
1 मतलब 4 की इमेज 1 है, या 1 इज रिलेटेड टू 4 एंड 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 5, यानी दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। समझ गए बेटा? यानी अगर कोई रिलेशन दिया हुआ हो तो आप बता सकते हो बेटा यह रिलेशन विथ ए फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है ना? दिस रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। समझ गए? ओके। तो बेटा आपने कहा R4 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है? ओके। यानी बेटा अगर रिलेशन ए से बी में है तो उसको फंक्शन होने के लिए अंडर रिलेशन सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज, ठीक है ना? यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है बेटा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू बेटा यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है ना? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है? ओके। चलो आगे बढ़ा जाए। अब देख बेटे, हम आपसे कहें एक बेटा नोट देखिए आप, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज इक्वल टू m and number of elements in a set B is equal to n, ठीक है बेटा? then number of functions from A to B is equal to n raised the power m। देख बेटा अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू n रेज टू द पावर m, ठीक है? चलो ये सेट ए है बेटा, इसमें आपने कहा A1 A2 A3 एंड सो ऑन am, m एलिमेंट्स हैं, और यहाँ B1 B2 B3 अब बेटे कहा जाए अप टू Bn, दैट इज n एलिमेंट्स। सेट A हैज़ m एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ n एलिमेंट्स। तो बेटे हमें काउंट करना है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B, ठीक है ना? हमें बेटे काउंट करना है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B, ठीक है ना? देख बेटे अब कहा जाए कि A से B में बेटा नंबर ऑफ फंक्शंस, समझो बात को। देखिए हम बेटे कहें कि नाउ नंबर ऑफ फंक्शंस देखो बेटा फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलेटिंग every element of A with unique element of B। समझ गए बेटा? यानी सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से जितने तरीके से रिलेट होगा बेटा उतना नंबर ऑफ क्या होंगे? बोलो उतने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलेटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। समझे बेटा बात को? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना, इज रिलेटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यानी हम जितने तरीके से सेट ए के एवरी एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से
बेटा रिलेट करेंगे उतने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। ठीक है बेटा, इतना आप नोट करिए। अब हमें देखना है कि बेटा हम कितने तरीके से सेट ए के एवरी एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से, यानी बेटा यहाँ हमें गिनती करनी है। और जहाँ भी नंबर ऑफ वेज की बात आती है वहाँ बेटा हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, और उसको स्टार्ट करने के पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। याद होना चाहिए कि अगर किसी काम ए को करने के m तरीके हैं, किसी काम बी को करने के n तरीके हैं, तो ए और बी दोनों को एक साथ करने के तरीके m इंटू n। ठीक है ना। अब बेटा हम उसी कॉन्सेप्ट के यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। इतना आपने लिख लिया कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलेटिंग, ठीक है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, चलो देखो। अब देख बेटा, अब आपसे कहा जाए, देखिए इधर देखो बेटा, हम आपसे कहें बेटे फॉर A1, देखो A1 के लिए आप चाहो तो A1 को B1 से रिलेट कर दो, या A1 को आप B2 से रिलेट कर दो, या A1 को आप B3 से कर दो, या बेटा Bn से कर दो। यानी आप सेट A के इस एलिमेंट A1 को सेट B के एलिमेंट से बेटा आप n तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। ये क्या हुआ, n वेज हुआ कि नहीं। अब देखिए, मान लीजिए आपने A1 को इन n में से किसी भी एक एलिमेंट से रिलेट कर दिया, तो सेकेंड वर्क क्या है, A2 को रिलेट करना। और बेटा A2 भी इन B1, B2, B3 किसी से भी हो सकता है। यानी आपसे कहा जाए बेटा फॉर A2 भी हमारे पास n वेज ही हैं। आप कितने लोगों ने सोचा होगा A2 के लिए n-1 वेज, ऐसा नहीं बेटा, क्योंकि अगर A1 B3 से है तो A2 भी B3 से रिलेट हो सकता है। यानी सेट A के 2 एलिमेंट्स यहाँ हो सकते हैं, सेट A का 1 एलिमेंट यहाँ के 2 से नहीं हो सकता। ऐसे बेटे अब आपको एक जुगाड़ मिल गया, फॉर A3 भी हमारे पास देखो बेटा n वेज ही हैं। और ऐसे ऐसे हम बेटे कहें फॉर an, तो आप कहोगे इसके लिए, सॉरी फॉर am, इसके लिए भी बेटा n वेज हैं। इसका मतलब हम आपसे कहें बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC, क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आपसे कहा जाए बेटा नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n इंटू n अप टू बेटे कहाँ तक, अप टू m टाइम्स। ठीक है ना, अप टू m टाइम्स दिस इज इक्वल टू n रेज द पावर m। यानी बेटे देखना, ये हमने क्या गिना है, नंबर ऑफ फंक्शंस गिने हमने, दैट इज फ्रॉम A टू B। अगर B टू A की बात होगी तो बेटा m की पावर क्या होगा, n हो जाएगा। आई बात समझ में। यानी अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम B टू A, तो बेटे होगा m रेज टू द पावर n। ठीक है ना। तो अगर सेट A में बेटा m एलिमेंट्स हों, सेट B में अगर n एलिमेंट्स हों, तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B n रेज टू द पावर m, और नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम B टू A बेटे क्या कहोगे आप, m रेज द पावर n। ये प्रूफ आपकी समझ में आ गया ना। यानी नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B मीन्स नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलेटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ A विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ B। ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलेटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ A विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ B। ठीक है ना बेटे, हम जितने तरीके से सेट A के एवरी एलिमेंट को सेट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेट करेंगे, उतने बेटे नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। अब कहा जाए बेटा फॉर एग्जांपल, देखो हम आपसे कहें फॉर एग्जांपल लेट सेट A इज इक्वल टू, हम बेटे कहें AB। ठीक है ना, और
सेट बी इज इक्वल टू, हमने कहा दैट इज बेटा 1 2, यानी अब आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी इज इक्वल टू 2, इसका मतलब बेटे हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 की पावर 2 दैट इज 4। अब बेटे 4 में कौन कौन सी, देखो पहला यानी एक तो ऐसा होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी बेटे ए है ये बी है, यहाँ पे 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ए 1 से हो जाए और बी 2 से हो जाए, तो बेटा एक फंक्शन ये हो गया, ए रिलेटेड 1 से है और बी रिलेटेड ऐसे है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा बेटा ऐसा होगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ क्या है ए और बी, यहाँ क्या है 1 2, अब ए 2 से हो जाए और बी 1 से हो जाए, देख लो बेटा ये दूसरा आ गया, आई बात समझ में, ये क्या आ गया दूसरा आ गया। और देखो आपसे कहे बेटे हम तीसरा, यानी ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ ए हो गया यहाँ बी हो गया, ये बेटे ए है ये बी है, ये 1 है ये 2 है, तो ए भी 1 से बी भी 1 से। और बेटे चौथा आपने कहा ये सेट ए है ये सेट बी है, आप बता सकते हो यहाँ ए बी है यहाँ 1 2 है, अब बेटा ए भी 2 से बी भी 2 से। पांचवा कोई आप बता पाओ तो बता दो आप, इसके अलावा अगर कोई बेटा, ठीक है ना, इसके अलावा अगर कुछ है तो आप बता दीजिए, ठीक है। तो बेटे कुल मिला के अगर आपसे कहा जाए बेटे हम ए से बी में अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलेटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है बेटे, ओके। अब देखिए ध्यान दो आप, अब जैसे बेटा आप यहाँ क्या कहोगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ एफ अप्लाई किया तो ए पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ऐसा कहोगे आप। एफ ऑफ बी कितना बेटा, ये 2 है, यानी बी पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 है। यहाँ आप क्या कहोगे, देखिए ध्यान दो बेटा, यहाँ आप कहोगे बेटे इसमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है और यहाँ एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1 है। यहाँ बेटे क्या है, एफ ऑफ ए भी 1 है, एफ ऑफ बी भी 1 है, समझ गए। कहो तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ एफ ऑफ ए 1 है और एफ ऑफ बी भी बेटा 1 है, और यहाँ बेटे क्या है चौथे में एफ ऑफ ए 2 है और एफ ऑफ बी भी 2 है बेटा, दोनों 2 हैं ये, समझ गए। तो अगर सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं और बेटा सेट बी में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो ए से बी में नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, ठीक है ना, n रेज टू द पावर m, ठीक है ना, नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे n रेज टू द पावर m, ठीक है। और दे बेटा हम फंक्शन को, ठीक है ना, एक और तरीके से ये रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, यानी y इक्वल टू एफ एस के फॉर्म में भी हम डिफाइन करते हैं। वो कैसे, देखो आपसे कहा जाए एक बेटा रिलेशन है, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, x को आप कहते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, डिपेंडेंट आपसे कहा जाए वेरिएबल, ठीक है ना, ओके। जैसे अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करोगे तो y क्या होगा, डिपेंडेंट क्या होगा, चेंज होगा। जैसे सर्कल की एरिया इज फंक्शन ऑफ बेटा रेडियस, ठीक है ना, आप रेडियस चेंज करोगे एरिया क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। अब आपसे कहा जाए, मान लो हम आपसे कहें कि एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और बेटा एफ ऑफ 1 कितना होगा
तो आप यहाँ 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 यानी बेटे कितना, दैट इज 1 माइनस 5 प्लस 6 यानी दैट इज 2। आपसे कहा जाए बेटा एफ ऑफ 2 कितना होगा, आप कहोगे 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये बेटे 0 आ गया। यानी अगर y इक्वल टू एफ एक्स बेटे फंक्शन है तो x होगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बेटा y होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ओके। अब जैसे बेटा हम एक क्वेश्चन की बात करें, आपसे कहा जाए लेट, लिखो बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम आपसे कहें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 बेटा इफ एक्स इज रेशनल, x is rational and this is suppose x minus 8, ये बेटे क्या है x minus 8 if x is बेटा irrational then अब सवाल है बेटे फाइंड वाला क्या है, आपसे कहा जाए f ऑफ 2 कितना होगा, ठीक है ना। फिर बेटे आपसे कहा जाए एफ ऑफ माइनस 3 कितना होगा, एफ ऑफ माइनस 3 कितना होगा। तीसरा आपसे कहा जाए बेटा एफ ऑफ पाई कितना होगा, ठीक है ना। फिर बेटे कहा जाए एफ ऑफ ई कितना होगा। चौथी बात हम आपसे कहें एफ ऑफ ई कितना होगा। बेटे पांचवी बात एफ ऑफ √3 कितना होगा। देखिए अब देखिए अगर x रेशनल है तब तो फंक्शन हमारा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और इरेशनल में क्या है x माइनस 8। तो तब देख बेटा एफ ऑफ 2, तो 2 क्या है यहाँ पे रेशनल, तो वैल्यू यहाँ पुट करोगे आंसर आएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 दैट इज कितना 9। ठीक है बेटा, ये कितना आ गया 9 आ गया, बोलो ठीक है ना। अब बेटे कहा जाए एफ ऑफ -3 रेशनल होता है तो -3 स्क्वायर प्लस 5 यानी बेटे कितना आ गया, ये बोलो 14 आ गया। आई बात समझ में, बोल कितना आ गया, ये बेटे 14 आ गया। ठीक है ना। आपसे कहा जाए बेटा एफ ऑफ पाई, ध्यान दो आप, ठीक है ना। अब बेटे हम बात करें एफ ऑफ पाई, तो पाई क्या होता है इरेशनल, पाई इज इरेशनल। तो बेटे अगर हमें एफ ऑफ पाई चाहिए तो हमें डेफिनेशन ये यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब x इरेशनल फंक्शन क्या है x माइनस 8, तो दिस इज पाई माइनस 8। ठीक है बेटा। फिर एफ ऑफ ई बेटे क्या है, एफ ऑफ ई ये भी क्या है इरेशनल यानी e माइनस 8, और बेटा एफ ऑफ √3 का मतलब √3 माइनस 8। ठीक है ना, √3 माइनस का 8, यानी जब x रेशनल होगा तो डेफिनेशन ये है, और जब x इरेशनल होगा तो बेटा डेफिनेशन ये है। ठीक है, आई बात समझ में। यानी बेटे हमें अगर फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो अगर x रेशनल है तो रेशनल वाली डेफिनेशन, और अगर x इरेशनल है तो इरेशनल वाली डेफिनेशन। समझ गए। तो 2 - 3 ये बेटे क्या रेशनल थे तो हमने इसको लिया, बाकी पाई ई और √3 इरेशनल हमने बेटा इसको यूज किया। ठीक है, ओके। चलो बेटा इतना आप देखें, बाकी की बात हम अगले लेक्चर में।